हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूँ आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और लॉ के इस प्लेलिस्ट में हम आज पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। आज हम समझने वाले हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है। एक कहा जाए तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भारत के और भी जितने भाग हैं वहाँ पे जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्प्लाई होगा, वहाँ पे लगेगा। और अगर हम इसकी बात कर देते हैं अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका इवोल्यूशन कब हुआ या फिर ये स्टार्ट कब से हुआ या इन्फोर्स कब से किया गया, तो 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स किया गया है। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे कि कुछ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते हैं। कुछ सामान्य अनुबंध और कुछ जो होते हैं वो विशिष्ट अनुबंध होते हैं। तो सामान्य अनुबंधों के लिए सेक्शन 1 से 75 तक हम डील करते हैं। उसके बाद उसके फिर अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए अलग से पार्ट दिया गया, वहाँ से सेक्शन 76 से 123 तक दिया गया है। 1872 से इम्प्लाई होने के बाद इसके बाद भी इसमें कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं। और 1872 के बाद 1886 में, 1891 में, 1899, 1930, 1932, 1951, 1988 और 1992 और उसके बाद भी कई बार इसमें संशोधन किए गए हैं। अब एक बात होती है क्या कि जब भी हम लॉ को डिफाइन करते हैं, लॉ को डील करते हैं या फिर किसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये सबसे पहले समझना होता है कि क्या ये लोकलक्षी है या फिर ये व्यक्तिलक्षी है। लोकलक्षी का मतलब होता है राइट इन रेम और व्यक्तिलक्षी का मतलब होता है राइट इन पर्सोनम। तो व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त होंगे इनको दो भाग में बांट दिया गया है, पहला लोकलक्षी और दूसरा व्यक्तिलक्षी। तो वे अधिकार जो व्यक्ति को समस्त विश्व के विरुद्ध गर्भित या इम्प्लाइड रूप से प्राप्त हो उसे लोकलक्षी कहते हैं। जस्ट इन रेम या फिर राइट इन रेम का मतलब हुआ करता है कि जो सामान्य रूप से समस्त विश्व के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होंगे इम्प्लाइड रूप से। इम्प्लाइड का मतलब है कि वो आपको एक्सप्रेसली कहेगा नहीं, वो आपको इम्प्लाइड रूप से होगा। आपने एक ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ करके आप किसी गंतव्य तक जा रहे हैं, कहीं तक आपको जाना है, तो सिंपल सी बात है कि जब आप उतरेंगे तो वहाँ पे उस बंदे को, आपको जो ऑटो वाला है उसे उसका किराया देना पड़ेगा। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, उस ऑटो ड्राइवर की बात हो रही है जिसके ऑटो से आप अपने गंतव्य तक पहुँचे हो। तो ये राइट इन पर्सोनम है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए। और जब हम राइट इन रेम की बात करते हैं तो दैट टाइम में हम सारे समस्त विश्व की बात कर लेते हैं। और जब हम बात करते हो राइट इन रेम की बात कर रहे होते हो तो ये समस्त विश्व के लिए होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। तो जब कभी भी हम अनुबंध को पढ़ा करते, जब कभी भी हम अधिनियम को पढ़ा करते, किसी भी अधिनियम को पढ़ते हैं, तो ये दिमाग में होनी चाहिए कि वो राइट इन रेम के लिए हो रहा है या फिर राइट इन पर्सोनम के लिए हो रहा है। पर्सोनम मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति की बात कर ले, पार्टिकुलर व्यक्ति की बात कर लेंगे। राइट इन रेम की बात करेंगे तो फिर पब्लिक एट लार्ज की बात कर लेते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से आता है कि क्या अनुबंध अधिनियम अपने आप में परिपूर्ण है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट इन इटसेल्फ? क्या वो खुद में कंप्लीट है? तो नहीं। कभी भी किसी भी अधिनियम की हम अगर बात कर रहे होते हैं तो वो खुद से अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं होता। उसे और भी कई सारे एक्ट्स होते हैं जिनके साथ मिलकर के हम पढ़ा करते हैं या फिर वहाँ से भी कुछ हम लोग तत्व निकाल लिया करते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, हमारे पास अनुबंध के लिए जो पार्टी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसमें एक आता है कि जो व्यक्ति मेजर हो गया हो, यानी कि वो 18 ईयर्स को अटेंड कर चुका हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब ये 18 ईयर्स की बात कहाँ से आ रही है? तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट ये बताता है कि 18 ईयर्स अटेंड करने के बाद कोई भी भारतीय मेजर कहलाएगा, वयस्क कहलाएगा। और जो उससे बिलो होते हैं, 18 ईयर से जो बिलो होते हैं, उन्हें माइनर कहेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में भी इसको डिफाइन किया गया है। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि सेक्शन 17 ये फ्रॉड को लेके चलता है, कपट को लेके चलता है। और वहीं पे अगर आईपीसी के सेक्शन 420 को हम देख लेते हैं तो वो भी कपट को लेके चलता है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस लॉ में अगर कुछ ऐसा लगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहाँ पे साइलेंट हो जा रहा है, तो फिर किसी और लॉ को लेकर के, किसी और एक्ट को लेकर के हम फिर उस मामले को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ,
तो ये काफ़ी गलत होगा। ये कभी भी पूर्ण नहीं है, बल्कि कोई भी अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो जब भी ये प्रश्न आता है तो आप कई सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या फिर इस अनुबंध अधिनियम में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने वाले हैं, तो उनको एग्जाम्पल लेकर के आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसको समझा सकते हैं, इसकी विवेचना कर सकते हैं कि कभी भी अनुबंध अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। अगर हम जस्टिस स्टोक्स की बात करते हैं तो उनका भी कहना है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान अधूरे हैं और कभी कभी अस्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं। वहीं पे पोलक की बात करते हैं तो भारतीय अनुबंध अधिनियम सबसे निम्न कोटि की संहिता है, ये उनका कहना है। और अगर हम जस्टिस लॉर्ड की बात करते हैं, लॉर्ड ब्राइस की बात करते हैं, उनका कहना है कि इस अधिनियम की बनावट अत्यंत ही दोषपूर्ण है। तो दोषपूर्ण का मतलब क्या हो गया? दोषपूर्ण का मतलब ये हो जा रहा है कि इसमें कई सारे कंप्लायंसेस ऐसे आएंगे, कई बार ऐसा होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा और कोई दूसरा एक्ट जो है वहाँ पे वो उसके स्थान पे आकर के और उसके सेक्शंस को, उसके प्रावधानों को लेकर के वहाँ पे लोगों को पनिशमेंट या फिर हम उस केस को आगे बढ़ा पाते हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होगी कि हम आगे की जो क्लासेस करेंगे उनमें जो जो टर्म्स यूज करने वाले हैं, जिन शब्दों को हम यूज करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम उसको भी समझेंगे। यहाँ पे उसके बारे में शॉर्ट इंट्रो होगा और कई बार क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिन टर्मिनोलॉजी को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, उसके लिए अलग अलग चैप्टर्स में भी हम उसको डिफाइन करेंगे, उसको डील करेंगे। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो है प्रपोजल, हिंदी में इसे प्रस्ताव कहते हैं, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में बताया गया है। प्रपोजल के लिए कहता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव को रखा है। सेक्शन 2 ये डिफाइन करता है कि प्रपोजल है क्या। शॉर्ट में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई अपनी बात रख रहा है, ये जानने के लिए कि क्या अगला बंदा करना चाहता है उस बात को या वो नहीं करना चाहता है। लॉ की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पॉजिटिव टर्म्स भी लिए जाते हैं और नेगेटिव टर्म्स भी लिए जाते हैं। अगर वो हाँ कर देता है तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्ताव कहलाएगा और अगर वो ना कर देता है तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्ताव ही कहलाएगा। दूसरी बात होती है कि प्रॉमिस, तो प्रॉमिस को डिफाइन करता है टू बी। दूसरी बात होती है प्रॉमिस, तो प्रॉमिस को डिफाइन करता है टू बी। अभी प्रॉमिस क्या हुआ? प्रॉमिस के बारे में हमारा लॉ क्या कहता है कि जब एक व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर दे तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और इस प्रकार से स्वीकार किया गया प्रस्ताव वो वचन बन जाता है। तो वचन क्या होगा? वचन कहने का मतलब है क्या कि अगर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कोई प्रपोजल, ऑफर, प्रस्ताव अगर रखा हो, दूसरा व्यक्ति या तो हाँ कह दे या फिर वो ना कह दे, तो ऐसे दोनों सिचुएशन में अगर वो हाँ कहता है तब भी और अगर वो ना कहता है तब भी वचन कहलाएगा। अगर वो स्वीकार कर लेता है तो भी वचन कहलाएगा और अगर अस्वीकार करता है तब भी वचन ही कहलाएगा। फिर तीसरी बात होती है वचनदाता और वचनग्रहीता की बात करेंगे। इंग्लिश में इसे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी कहते हैं। सेक्शन 2C इसे डिफाइन करता है। ये बोलता है कि वह व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है वो प्रस्तावक या वचनदाता कहलाता है और जो प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला दूसरा व्यक्ति जो होता है उसे वचनग्रहीता कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे के सामने अपनी बात को रखी, प्रस्ताव को रखा, तो एक स्वीकार करेगा और एक ने प्रस्ताव रखा हुआ है, तो जो अपने प्रस्ताव को रखा वो प्रस्तावक है या वचनदाता है और जिसने प्रस्ताव को स्वीकार किया वो स्वीकर्ता कहेंगे या फिर उसे हम वचनग्रहीता भी कहेंगे। अगली बात होती है प्रतिफल की। तो प्रतिफल को सेक्शन 2D डिफाइन करता है। इसमें कहा कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया या उसे करने से विरत रहा है अथवा कोई कार्य करता है या उसे करने से विरत रहता है अथवा कोई ऐसा कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है तो ऐसा कार्य या विरति वचन के प्रतिफल के रूप में कहलाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आपने किसी के सामने प्रपोजल रखा और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अब इसमें समथिंग इन रिटर्न की बात आएगी। कोई क्यों आपके प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा और क्यों आप किसी को प्रस्ताव देंगे? तो समथिंग इन रिटर्न,
समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है कि बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। जैसे अगर कोई सामान खरीदने हम जा रहे हों तो हम सामान को लेकर के आएंगे, बदले में उसके उतने रुपए हम उसको दे के आएंगे, उस जो बायर जो सेलर हमारा होगा। तो अगर देखा जाए तो प्रतिफल का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ का होना, लेकिन ये पर्याप्त होगा। हम आगे के क्लासेस में भी इसे डील करेंगे। अच्छा, अगली बात जो होती है वो है ठहराव की, एग्रीमेंट की बात होती है। एग्रीमेंट क्या हो गया? जब कोई किसी बंदे ने किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा हो, ऑफर को रखा हो, और उस अगले बंदे ने अपने एसेंट को दिखा दिया, इट मीन्स कि उसने स्वीकृति दिखा दी, तो कोई भी वचन तो कोई भी प्रस्ताव जब उसे स्वीकृत कर लिया जाए तो इसे एग्रीमेंट कहेंगे। और हमारे यहाँ लॉ में सेक्शन 2E इसे डिफाइन करता है कि प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो उसे हम ठहराव कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे 2F में पारस्परिक वचन, इसके बारे में बताया गया है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं। तो जब एक दूसरे का आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से कोई प्रतिफल दिखाई दे तो हम इसे पारस्परिक वचन कहते हैं। एक ने दूसरे को कुछ वचन दिया और दूसरे ने पहले से कुछ वचन लिया, तो ये आपस में रेसिप्रोकल हो गया कि हमने भी उसे वचन दिया है और उसने भी मुझे वचन दिया है। तो ऐसे में पारस्परिक वचन कहेंगे इसे हम। अगली बात होती है व्यर्थ या फिर शून्य ठहराव, इसे वॉइड एग्रीमेंट हम कहा करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ ने किसी न किसी कारण से रोक दिया। अब किसी को हमने एक चेक लिख करके दिया कि भाई आप जाकर के वो चेक जाके जमा कर लो, अपने अकाउंट में खाते में डाल लो, लेकिन जब वो चेक लेकर के जाता है एसबीआई में या फिर किसी भी बैंक में, अब वहाँ पता चलता है कि उसमें सिग्नेचर ही नहीं है। जब वो सिग्नेचर होगा ही नहीं तो इसका मतलब है क्या कि लॉ ने उसे फिर मना कर दिया, या फिर वो कानूनन वो एक तरह से आपका वहाँ रुक जाएगा और आप उसके पेमेंट को न दे सकते हैं, न अगला बंदा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो ये व्यर्थ या फिर शून्य ठहराव के रूप में आएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 2H के बारे में। 2H बताता है अनुबंध के बारे में। अनुबंध, जब हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकृति क्या होती है, वचन क्या होता है, वचनदाता वचन ग्रहीता क्या होता है, तब फिर हम ये पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली है क्या, अनुबंध क्या है। तो अनुबंध की परिभाषा तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने स्तर पर दी गई है, लेकिन सेक्शन 2H जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो ये बोलता है कि ऐसे अनुबंध या फिर ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे करार जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तित किए जा सके। राजनियम द्वारा प्रवर्तित करने का मतलब है क्या कि आप उसके ये पे केस कर सकते हैं अगर वो फुलफिल नहीं करता है। जैसे कि मैंने किसी से एग्रीमेंट किया कि आप 300 बोरी सीमेंट हमारे यहाँ भेज देंगे, और वो अगला बंदा पैसे लेने के बाद भी या एडवांस लेने के बाद भी नहीं भेजता है, तो फिर इस बात के लिए हम उस पर स्यू कर सकते हैं। इस बात के लिए हम उसको बोल सकते हैं, उसको प्रेशराइज कर सकते हैं कि मेरे या तो पैसे वापस करो या फिर वो 300 बोरी सीमेंट ला करके दो। तो अनुबंध में राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता, यानी कि लॉ ने साफ कहा है कि अगर कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपने परफॉर्मेंस को नहीं करता है तो फिर आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो प्रवर्तनीयता का मतलब यही हो जाता है कि आप उसे केस में ले जा सकते हैं, आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। फिर अगली बात हम बात करते हैं 2I के बारे में, व्यर्थनीय अनुबंध के बारे में। इसमें दिया है कि जब किसी भी एक पार्टी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट, तो अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार से, वो सेक्शन हमारे यहाँ है सेक्शन 15, 16, 17, 18, इन सब में बताया गया है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे कपट हो गया, अनडू इन्फ्लुएंसेस हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस टाइप का कोई भी कह सकते हैं कि जब एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को जबरदस्ती या किसी और तरीके से अगर अपने फेवर में करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये अनुबंध जो होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, व्यर्थनीय मानेंगे। और अगर इसके लिए कोर्ट में केस होता भी है तो वहाँ पे ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा, इसलिए इसे वॉइडेबल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है कि एक बंदे ने अपने छोटे बच्चे के कनपट्टी पे बंदूक को रखा और अपनी वाइफ को कहा कि तुम्हारे फादर की जो प्रॉपर्टी वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। अब वो लेडी देखी कि बच्चे के कनपट्टी पे बंदूक रखा हुआ है और उसने अपने पिताजी की जो प्रॉपर्टी थी अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। अब जब उसके किसी रिलेटिव ने, उस लेडी के किसी रिलेटिव ने उससे बताया कि भाई ऐसा है क्या, तुम तो काफ़ी गलत कर बैठी हो, तो अब लेडी ने उसके ऊपर केस कर दिया, अपने हस्बैंड के ऊपर केस किया। हस्बैंड के ऊपर केस करने के बाद क्या हुआ कि वो हस्बैंड के ऊपर केस करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, इसलिए वो अपने हस्बैंड पे केस कर सकती है। वॉइडेबल का मतलब है कि वो वॉइड भी हो सकता है और
वैलिड भी हो सकता है। अगर लेडी ने केस नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, और अगर लेडी ने केस कर लिया और वो जीत भी गई और प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिया वापस, तो ये एकदम से वो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटली आपका वाइड हो जाता है। अब एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक वॉइड एग्रीमेंट भी होता है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बाद में किसी न किसी कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या वो बेकार हो जाता है। जैसे अगर ए ने बी से कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन होता क्या है कि ए की बेटी जो है वो शादी से पहले मर जाती है। अब बात क्या हो रही है कि बी किससे शादी करे, उसकी बेटी की तो डेथ हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में पहले से था वो टोटली आपका वॉइड हो गया है। तो ये सारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आगे हमें पढ़ने को मिलेंगे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इन्हीं सब के बारे में बात होगी। हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, हमने जाना कि ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, पूरे भारत में है या फिर भारत के किन्हीं विशेष जगहों को छोड़ करके। फिर तीसरी बात हमने देखी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। और फिर हमने पढ़ा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें मिलने वाले हैं बार बार। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, उसे शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल्स के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।